हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए सीरीज़ चलाई जा रही है। यह एक स्पेशल सीरीज़ है। इसके अलावा भी 66वीं बीपीएससी प्री, जेपीएससी और बीपीसीएस के लिए और भी जीएस की क्लासेस चलती है। ये जो सीरीज़ है ये स्पेशल मेंस और इंटरव्यू के लिए है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आज जो टॉपिक है हम लोग इसमें बिहार में कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ कृषि की क्या व्यवस्था है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज एक बीपीएससी से एक बड़ी खबर निकल कर के आई है। जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे, अखबारों में दिया था कि जो जुलाई के अंत में 65वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा ली जाएगी, संभवतः है। और इसके लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। 434 पोस्ट के लिए 65वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन निकली थी। तो अभी मई मध्य भी हो गया है और जून के बाद जुलाई अंत में है, तो समय भी अब 2 से ढाई माह ही बचे हैं। और एक तरफ उधर 64वीं बीपीएससी के अभी परिणाम लगभग मई के लास्ट या करीब जून के फर्स्ट वीक या 10 जून तक आने की संभावना है। तो इसी को देखते हुए एक यह स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। एक प्रकार से इसको हम सुपर फास्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उन सारे टॉपिक को कवर किए जा रहे हैं जो कि मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बिहार में कृषि के बारे में। बिहार में कृषि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में तो हर बार एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसे जोड़ करके या कैसे भी, और इंटरव्यू में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि इस बार 64वीं बीपीएससी में ऐसे ऐसे पोस्ट हैं जो विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों से या कृषि से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं बिहार में कृषि के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो कृषि पर एक बहुत लंबा वीडियो होगा, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इसके पहले पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग 5 भाग में बांट करके देख लिए ताकि आसानी होगा पढ़ने में। तो देखिए फ्रेंड, पहले परिचय, इसके समस्या चुनौती क्या है, फिर इसके बाद सरकारी प्रयास क्या है वो देखेंगे कि तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, बिहार सरकार के द्वारा क्या है। उसके बाद देखेंगे कि सुझाव, हम लोग अपना उसमें सुझाव देंगे, जो भी समाधान देंगे। और उसके बाद अन्य जो भी है कृषि से जुड़े हर एक चीज़ पे हम लोग टॉपिक करेंगे। तो हम आज ये पूरे एक एक पॉइंट के बारे में पहले हमें जान लें कि किन किन चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानना है, पढ़ना है। और हम वही सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हमने नोट किए हैं जिससे संबंधित प्रश्न या तो पूछे गए हैं या पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे पे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं साक्षात्कार में। तो पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। और लेकिन आज हम विस्तृत चर्चा होगी तो परिचय और समस्या चुनौती के बारे में होगी। ये जो आज इसका पार्ट 1 है, इसमें हम परिचय और समस्या चुनौती के बारे में जानेंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें सरकारी प्रयास, सुझाव, बाकी अन्य इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से लेकर के परिचय से लेकर के अन्य तक वो कौन कौन चीज़ें जिसके बारे में हमें जानना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले परिचय के बारे में जानेंगे। जैसे कि कृषि प्रधान, हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के 81% जनसंख्या जो है जिनके जीविकोपार्जन सीधे तौर से कृषि से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 42% जो यहाँ का जो कृषि का है उसका 42% है जो राज्य सरकार के जो SGDP बोले उसमें सकल घरेलू राज्य उत्पाद में उसका योगदान होता है। और 80% जो है कृषि भूमि, यहाँ बिहार में 80% कृषि भूमि है। और जिसमें शुद्ध बोआ क्षेत्र 57% है। यानी कि जो कुल है कृषि भूमि उसमें 57% जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रफल पर शुद्ध बोया यानी कि कृषि की जाती है। और उसके बाद देखिए जानेंगे हम सिंचाई के साधन, क्या क्या सिंचाई के साधन है। जैसे कि सबसे अधिक वर्षा कैसे होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। यहाँ का 49% जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। सिंचाई के साधन क्या है, क्या क्या सिंचाई के साधन है, जैसे कि नहर है, फिर उसके बाद ट्यूबवेल है जिसे नलकूप भी बोलते हैं, तालाब है, नहरें हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम मुख्य फसल क्या है उसके बारे में देखेंगे कि खरीफ की फसल बिहार में कैसी फसल होती है, खरीफ की कौन कौन सी फसल होती है, इसकी बुआई कब होती है, इसकी कटाई कब की जाती है, इसके उदाहरण क्या है, रबी की फसल, जायद की फसल। उसके बाद देखेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कृषि जलवायु क्षेत्र जैसे कि पूरे बिहार के जो एग्री क्लाइमेट जोन है उसको 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है जो उत्तर पूर्व क्षेत्र होता है, जो हम बिहार के मैप में अगर देखेंगे तो उत्तर पूर्व के क्षेत्र में उनमें 8 जिले को रखा गया है। दूसरा होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इनमें 13 जिले आते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र, इसमें 17 जिले आते हैं। कुल मिलाकर के 38 यानी कि 38 जिले होंगे। इनके बारे में हम देखेंगे।
हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, उन क्षेत्र में कैसी वर्षा होती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उधर कौन सी नदियाँ बहती है, इस प्रकार और कौन कौन से फसल उधर प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि सीमांत कृषक, बिहार में 83% हैं जो सीमांत कृषक है। अब बात है कि सीमांत कृषक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सीमांत कृषक उन्हें कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत कृषक या सीमांत किसान कहते हैं। और बिहार में 83% सीमांत और छोटे किसान हैं। ये भी एक प्रकार से हमारे इस समस्या है, चुनौती है, ताकि जोत का आकार छोटा है। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो बिहार में जो है, बिहार में जो कृषि का जो सीमांत कृषि का जो रेट है वो बिहार में फ्रेंड्स 0.4% है। उसके बाद देखेंगे अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, भारत के देखिए तो 1.4 है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर जाके देखें तो 4.4 है। अब हम देख सकते हैं कि बिहार में कृषि जोत का आकार का रेशियो कितना छोटा है। यही कारण है कि कृषि में अन्य समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद देखेंगे समस्या और चुनौती के बारे में। कई सारी समस्याएँ हैं, चुनौतियाँ हैं। हम क्या चुनौती है, समस्या है, तो देखिए उत्पादकता कम है। हमारे बिहार में जो कृषि है, सबसे बड़ी समस्या है कि उत्पादन कम है। अन्य राज्यों की अगर तुलना करें, जैसे कि राजस्थान से करें या पंजाब से करें, हरियाणा से करें, तो हमारे यहाँ क्या है, उत्पादकता कम है, इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि जोत का आकार छोटा है, ये भी समस्या है। छोटे छोटे, जैसे कि एक व्यक्ति का कहीं एक ज़मीन का टुकड़ा है, कहीं पे दूसरे जगह है, उससे क्या होता है कि अलग अलग जगह जाने में एक तो समय संसाधन दोनों की बर्बादी होती है। अगर वहीं एक जगह रहता है तो एक साथ, जैसे अगर कोई भी कृषि यंत्र आप ले जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप ट्रैक्टर ले जा रहे हैं तो एक बार में खेत की जुताई कर सकते हैं, एक बार में सिंचाई कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या जोत का आकार अलग अलग है। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि जो धीरे धीरे इसका ये हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे कि जोत का आकार छोटा है तो क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कृषि पर जनसंख्या का दबाव। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार, जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में सबसे अधिक डेंसिटी है पूरे भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार, और जनसंख्या के लिहाज से भी इसका तीसरा स्थान आता है। और चूँकि बिहार में सर्वाधिक लोग, यानी कि जो 81% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर, यही कारण है कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। कृषि भूमि तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसीलिए अधिक से अधिक लोग उसमें लगे हुए हैं। या एक प्रच्छन्न बेरोजगारी भी मान सकते हैं, या प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका भी एक कारण है। दूसरी क्या है, समस्या है कि वैज्ञानिक पद्धति का अभाव है। जो हमारे यहाँ अभी भी कृषि की जा रही है, अभी भी परंपरागत तरीके से की जा रही है, वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने का अभाव है। हरित क्रांति का प्रभाव नहीं है। हरित क्रांति, जैसा कि हम जानते हैं कि हरित क्रांति कुछ ही क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों के लिए थी, और हरित क्रांति का प्रभाव चूँकि बिहार के क्षेत्रों में नहीं हो पाया, या अभी भी जो है सो कि हरित क्रांति या जो भी सदाबहार क्रांति अब चल रही है, उस हिसाब से भी बिहार अभी भी अपने आप को वहाँ तक लेवल तक नहीं आ पाया है। सिंचाई, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई, बीज और मिट्टी ये प्रमुख चीज़ें होती है। तो सिंचाई भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिहार में जो कृषि है वो सर्वाधिक निर्भर किस पर है, मानसून पर है, वर्षा पर निर्भर है। और मानसून इस समय से पूर्व भी आता है, कभी उस आने में देरी भी हो जाती है, किधर वर्षा अधिक होती है, कहीं पे कम होती है। अगर जैसे कि देखें कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है, जैसे कि उधर चंपारण के क्षेत्रों में उधर अधिक वर्षा होगी, तो वहीं दक्षिणी क्षेत्र में है कम वर्षा होगी। तो इस प्रकार से है सिंचाई की व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था क्या है कि दूसरी कारण क्या है कि जो भौम जल स्तर है, बिहार में सभी जगह समान रूप से भौम जल स्तर नहीं है। कहीं पर वाटर लेवल बहुत नीचे, कहीं पर ऊपर है, तो हर जगह ट्यूबवेल की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाती। ये भी एक प्रमुख कारण है। तीसरा है कि उचित बीज प्रबंधन का भी अभाव है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि उचित बीज का अभाव है। अच्छे किस्म प्रकार के जो कीटरोधी बीज होते हैं या अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का भी अभाव है। इसके पीछे कई कारण हैं। किसानों के पास उनके आय कम है या उनके पास पूंजी निवेश कम है, जिस कारण वो अच्छे बीज नहीं खरीद पाते हैं। ये भी कारण है, ये भी एक प्रकार से क्या है, समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्राकृतिक आपदा है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा है, कृषि पर क्या प्रभाव है, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है या ओलावृष्टि है। ये तीन प्रमुख है। वैसे भी अन्य भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन कृषि के में देखें तो बाढ़
सूखे और ओलावृष्टि है, जो कि कृषि को बहुत प्रभावित करता है। हम इसको देखेंगे कि अभी हम इसके बाद आगे देखेंगे कि किस प्रकार से कितने ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं, कितने ज़िले सूखे से प्रभावित हैं, और किस प्रकार से आखिर क्या कारण है कि उत्तर बिहार के क्षेत्र में एक ही समय बाढ़ तो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में सूखे की स्थिति बनी रहती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि पूंजी निवेश का अभाव है, क्योंकि कृषि करने के लिए जब अच्छे प्रकार के हम लोग बीज लगाएंगे, अच्छे प्रकार से सिंचाई करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए किसानों के पास। तो चूँकि किसानों के पास क्या है? पूंजी निवेश का अभाव है, उनके पास आय कम है। चूँकि उत्पादकता कम है तो उनके पास आय कम है, तो यही कारण है कि वे अच्छे प्रकार से कृषि नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बहुत ही प्रमुख कारण है। नकदी फसलों का उत्पादन कम है। चूँकि नकदी फसल का उत्पादन कम है, इसके पीछे क्या कारण है? कृषि आधारित उद्योगों का हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। हर एक समस्या कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कृषि आधारित उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए नकदी फसल नहीं उगाए जाते हैं। अगर नकदी फसल उगाए जाते हैं, जैसे कि जो भी कैश क्रॉप्स है, जैसे कि गन्ना है, तंबाकू है, इनकी खेती होती है बिहार में, लेकिन अन्य भी नकदी फसलों की अगर खेती की जाती है तो उससे क्या होता है? किसानों के पास कैश पैसे मिलते हैं, नकदी मिलते हैं, जिसके पास वो अच्छे से कृषि करेंगे, नए नए प्रकार के वो फसल उगाएंगे। तो ये भी एक समस्या है। और पूंजी निवेश का अभाव है, यहाँ पे हमने इसको देख लिया है, रिपीट हो गया है। सहकारी कृषि का भी अभाव है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी अभाव है पूरी तरह से। जैसे कि अगर उधर महाराष्ट्र में देखें, पंजाब में देखें, तो जिस प्रकार से उधर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सहकारी कृषि जो हो रही है, हमारे यहाँ उसका अभाव है। उसके पीछे कई कारण हैं। कुछ तो योजनागत संस्थागत हम देखेंगे कि उसके पीछे क्या कारण है, जिस कारण हमारे यहाँ अभी भी सहकारी कृषि और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। हालांकि इसके लिए सरकार बहुत ही प्रयास कर रही है, इसके लिए काम कर रही है। प्रशिक्षण का भी अभाव है, क्योंकि कृषि करने के लिए किसानों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार के फसल उगाए जाएँ, किस समय में, किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाएगी, किस प्रकार की सिंचाई की जाए, किस प्रकार की उन्हें कीटरोधक दवा लगाया जाए। इस प्रकार से ये प्रशिक्षण का अभाव है। और जन जागरूकता का भी अभाव है। ये समस्या और सभी चुनौती है। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकारी प्रयास क्या है। तो सरकारी प्रयास में हम योजनागत प्रयास को देखेंगे कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी कृषि से जुड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। उसके बाद नीतिगत देखेंगे कि कौन कौन सी सरकार ने अपनी नीति पॉलिसी अपनाई है। फिर देखेंगे कि संस्थागत प्रयास क्या कर रही है सरकार के द्वारा, जैसे कि संस्थागत प्रयास में, जैसे कि पैक्स के माध्यम से क्या किया जा रहा है, स्थानीय स्तर पर क्या किया जा रहा है। उसके बाद सहकारी देखेंगे कि सहकारी स्तर पे क्या किए जा रहे हैं, कुछ स्थानीय स्तर पे क्या किए जा रहे हैं। और कृषि रोड मैप के बारे में जानेंगे, इसमें हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बिहार सरकार ऐसा पहला राज्य है जो कृषि के लिए अलग से एक कृषि रोड मैप योजना तैयार किया है। कृषि रोड मैप 3 है, जिसका कार्यकाल 2017 से 2022 तक है। उसके बारे में जानेंगे, ये कृषि के लिए कैसे कारगर साबित हुआ है। और उसके प्रमुख कुछ एक्ट हैं जो संशोधन किए गए हैं, जैसे कि भूमि सुधार के लिए क्या किए गए हैं, जोत के आकार के लिए क्या किए गए हैं, जो भी इससे काश्तकारी अधिनियम के बारे में, जमींदारी उन्मूलन के बारे में, इससे संबंधित इन प्रयासों के बारे में हम इनमें चर्चा करेंगे। उसके बाद ICAR जो संस्था है, इसकी भूमिका क्या है, NFTC के बारे में इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जल जीवन हरियाली, ये बिहार सरकार की बहुत ही प्रमुख और बड़ी योजना है। जल जीवन हरियाली चलाए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत कृषि को क्या लाभ होगा, इस मिशन के तहत जैसे कि जल संरक्षण की दिशा में क्या होगा, इसे कृषि को कैसे जोड़ के देखा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक अमृत क्रांति है, इसके बारे में देखेंगे कि ये केंद्र सरकार की योजना है, अमृत क्रांति योजना। इस योजना के अंतर्गत नदियों को जोड़े जाते हैं, जो रिवर लिंक परियोजना है। इसके तहत बिहार सरकार की भी नदियों को जोड़ने के कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि कोसी मोची है, बिहार की पहली है जो कोसी मोची को इसके अंतर्गत हम लोग जोड़ा जा रहा है। फिर हम देखेंगे ई नाम ये भी केंद्र सरकार की है। ई नाम के तहत जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से कार्य कर रही है। उसके बाद है कि बिहार राज्य वन विकास निगम है। बिहार राज्य वन विकास निगम के बारे में देखेंगे कि बिहार राज्य वन विकास निगम इसके अंतर्गत होते हैं कि जो भी वन क्षेत्र हैं उनके उत्पादों को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उसके बाद देखेंगे जैविक कृषि के बारे में। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार जैसे कि सब्सिडी दे रही है। उसके बाद कॉरिडोर के बारे में, जो कृषि रोड मैप में जो गंगा किनारे जो 12 ज़िले हैं उनको जैविक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार कृषि करने के लिए अनुदान दे रही है, कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है।
उसके बाद देखेंगे पैक्स एक संस्था है जिसे PACS बोलते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि प्राथमिक कृषि साख समितियाँ होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इसका चुनाव होते हैं। इसके अध्यक्ष और सचिव होते हैं पैक्स। उसके बाद हम बजट के बारे में देखेंगे कि बजट में इस प्रकार की, जैसे कि वर्ष 2020 के बजट में कि सरकार ने, बिहार सरकार ने क्या कृषि के लिए क्या योजनाएं लाई है या क्या कार्य कर रही है, कितने राशि आवंटन की गई है। उसके बाद देखेंगे बीज ग्राम योजना के बारे में, फिर हर खेत को पानी के बारे में, जैसे कि बिहार सरकार हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि हर भारतीय के व्यंजन थाली में एक बिहारी व्यंजन होना चाहिए, तो इसके लिए सरकार काम कर रही है। और सरकार का यह लक्ष्य है कि हर खेत को पानी देना है, तो हर खेत में बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, उन्हें बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। उसके लिए एक अलग से एग्रीकल्चर के लिए अलग से बिजली फीडर बनाया गया है। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है जो कि कृषि के लिए एक अलग से बिजली फीडर बनाया है। इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सुझाव के बारे में चर्चा करेंगे कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं। सबके सुझाव अपने अलग अलग हो सकते हैं, या आपका क्या सुझाव होगा, आप अपने सुझाव के बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं समस्याओं को हम लोग सुझाव में देखेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे। जैसे कि अगर हमारे यहाँ उत्पादकता कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, जो कृषि पर जनसंख्या का दबाव है तो उसको कैसे कम किया जाएगा, कृषि आधारित उद्योगों को लगा करके या उन्हें किसी दूसरे क्षेत्र में पलायन करा करके। फिर देखेंगे कैसे वैज्ञानिक पद्धति का जो समस्या है, कैसे वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य किए जाएंगे। फिर कैसे सिंचाई की नई व्यवस्थाएं, नए वैकल्पिक विषय, इस प्रकार हम अपने सुझाव देंगे। आपके अलग अलग सुझाव हो सकते हैं। उसके बाद हम अन्य में चर्चा करेंगे कि मिश्रित कृषि के बारे में, कि जैसे कि मिश्रित कृषि बिहार में उसकी क्या कैसी चल रही है, या और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। पशुधन के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे, और क्या इसके लिए सरकार के द्वारा, जैसे कि कृषि के लिए कौन कौन सी बीमा पॉलिसी चलाई जा रही है, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा चलती है। उसी प्रकार पुरस्कार है बिहार सरकार को कई बार कृषि के लिए, जैसे कि गेहूँ के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, उसके बारे में चर्चा होगी। और कुछ महत्वपूर्ण फसल है जो बिहार सरकार की, कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसल है, और वह उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। जैसे कि अगर देखें तो सब्जी के उत्पादन में नालंदा जिला, लीची में मुजफ्फरपुर। इसी प्रकार हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण फसल कौन है, या महत्वपूर्ण फसल कौन है फूल फल सब्जी, और कौन से जिले हैं जो उसको उत्पादन में अग्रणी है। उसके बाद देखेंगे कि उत्पादन जिला अग्रणी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बस एक पॉइंट की चर्चा की। फ्रेंड्स, मेरा मकसद ये था कि हम ये जान लें कि हमें क्या पढ़ना है, कि परिचय में किन बातों पे ध्यान देना है, क्या पढ़ना है, समस्या चुनौती में क्या देखना है, सरकारी प्रयास में क्या देखना है, सुझाव में क्या देखना है, अन्य में क्या देखना है। ये हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग एक अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे। आज जो हमारा जो पार्ट होगा, आज हम मुख्य रूप से इस परिचय और समस्या चुनौती के बारे में देखेंगे, और इसका जो अगला पार्ट आएगा सरकारी प्रयास और अन्य के बारे में। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज हम इन दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, तो आइए हम अब इस परिचय के बारे में और एक बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, परिचय में हमने देखा कि कृषि प्रधान बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 81% जो जनसंख्या है वह, उनकी जो जीविकोपार्जन है वह कृषि से जुड़ी हुई है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो। और 42% यहाँ के जो बिहार के सकल घरेलू उत्पाद हैं उसमें 42% इसका योगदान है। उसके बाद देखेंगे कि 80% जो कृषि भूमि है, जो बिहार का जो जितने भी क्षेत्र है उसमें वहाँ 80% कृषि भूमि योग्य हैं, जिनमें शुद्ध बोया जो क्षेत्र है 57% है। कहने का मतलब है कि टोटल जो बिहार का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 80% भूमि है जो कृषि योग्य है, यानी कि कृषि करने लायक है। लेकिन उसमें जो कृषि की जाती है शुद्ध बोया,
जो है वह 57% है। उसके बाद देखिए सिंचाई के साधन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से सिंचाई के साधन हैं, बिहार में किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंचाई के साधन में देखिए कि सबसे पहले तो यहाँ मानसून पे निर्भर है। बिहार की कृषि जो है वो मानसून आधारित है, यानी कि वर्षा पे निर्भर रहते हैं। यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है और अन्य भी जैसे कि उत्तरी पूर्वी से वर्षा, जैसे कि उधर अगर हम देखते हैं कि लौटती मानसून जैसे कि दक्षिण भारत में जैसे कि तमिलनाडु के तटों पे होती है, तो यहाँ पर वैसी नहीं है। लेकिन जो स्थानीय ड्रॉप हैं जैसे कि बिहार में आसपास के जो क्लाइमेट के कारण है, विशेष करके देखें तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ये उत्तर बिहार में, तो इधर का जो है जैसे कि चंपारण का जो क्षेत्र है, जो बेतिया बाघा का क्षेत्र है, ये है तो बिहार में, लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट है ये क्लाइमेट ये नेपाल की क्लाइमेट से है। यहाँ अगर नेपाल में वर्षा हो रही है तो यहाँ भी होगी, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ वर्षा हो रही है तो इधर वर्षा हो रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मानसून से वर्षा होती है और 49% जो है जो कृषि के लिए है उससे प्राप्त होती है। और उसके बाद यहाँ पे नहर से है, कई नहरें निकाली गई है, जैसे कि नदियों से जोड़ करके कई नहरें निकाली गई है। उसके बाद है नलकूप है, जिसे हम लोग ट्यूबवेल भी बोलते हैं, और तालाब है। अब बात करेंगे कि बिहार में वे कौन से सिंचाई के साधन हैं जिनका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि सबसे, इसे प्री में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं या मेंस में भी पूछ दिए जाते हैं कि बिहार में सिंचाई के कौन से साधन है जिसका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक नलकूप से यहाँ पे सिंचाई की जाती है, नलकूप जिसे ट्यूबवेल भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा स्थान आता है, ये पहला और दूसरा स्थान आता है नहर का, बाकी अन्य है। अब आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं मुख्य फसल। बिहार में मुख्य फसल कौन कौन सी फसल है। यहाँ पे जैसे कि खरीफ की भी फसल होती है, रबी फसल भी उगाई जाती है और जायद की फसल भी उगाई जाती है। तो आइए देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है बिहार में, जैसे कि उत्तर भारत में खरीफ की फसल बोली जाती है, तो बिहार में यह एक क्षेत्रीय नाम है। यहाँ पे भदही और अगहनी भी बोली जाती है। जैसे कि ये फसल होते हैं भदही और अगहनी। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे तो ये ज़रूर जान रहे होंगे, जैसे कि मक्का होती है, उसमें मक्का में एक भदही और अगहनी बीज होते हैं। जब हम लोग किसान बीज भंडार जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये भदही लेना है कि अगहनी लेना है, यानी कि बिहार में भदही और अगहनी भी बोलते हैं। और देखिए इन क्षेत्रों में सिंचाई कम होती है, क्योंकि जो खरीफ की जो है इनमें जो है सूखी सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है इन क्षेत्रों में। और अधिकांश भाग जो है अपने बिहार का अधिकांश भाग में खरीफ की फसल उगाई जाती है। इनमें क्या होंगे तो धान होगा, बाजरा होगा और मक्का होगा। उसके बाद देखिए ये जो इसका बुआई का जो टाइम है जून और जुलाई, यानी कि जून और जुलाई का जो समय होता है, इस समय जो है चूँकि वर्षा भी होती है, इस समय इसकी बुआई की जाती है। यही कारण है कि इस समय वर्षा का होता है तो वर्षा का पानी सिंचाई के लिए मिल जाता है, इसी कारण इसमें अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता कम पड़ती है। और इसको अक्टूबर और नवंबर के समय में इसकी फसल की कटाई की जाती है। उसके बाद देखेंगे कि रबी फसल, रबी जो होते हैं इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है और मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी कटाई की जाती है। इसमें गेहूं होंगे, चना होंगे, जौ होंगे, मटर होंगे। और उसके बाद एक जायद की फसल होती है जो मार्च और अप्रैल के समय में इस फसल को लगाई जाती है और जून से जुलाई के मध्य में इसको जैसे काट लिए जाते हैं। जैसे कि सब्जी, ज्वार, माही इत्यादि फसलें हैं जिनको जायद फसल में रखा गया है। अब आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कृषि जलवायु क्षेत्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं बीपीएससी मेंस में, तो कृषि से आधारित जितने भी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, अगर हम उनमें इन चीज़ों को मेंशन करते हैं तो वे बहुत अच्छा उत्तर हो सकता है। तो हम आइए देखते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र है। फ्रेंड्स कृषि जलवायु क्षेत्र है यानी कि बिहार का जो एग्रीकल्चर रीजन है उसको 3 भाग में बांटे गया है। एक उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे बिहार का मैप है, देख सकते हैं। ये जो उत्तर और पूर्व का जो क्षेत्र है, ये नॉर्थ और ईस्ट इधर का जो क्षेत्र है, इसमें 8 जिले को रखा गया है। इनमें जैसे कि इधर के जितने भी जिले आएंगे, जैसे कि सुपौल, मधेपुरा है, कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है, खगड़िया है, इन जिलों को इसमें रखा गया। इसमें 8 जिले आते हैं और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में होते हैं, जिसमें 13 जिले आते हैं। इसमें आपको होंगे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर होंगे, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, इधर हो गया सिवान, सारण, इन सभी जिलों को इसमें रखा गया है। एक करीब इसमें 13 जिले आते हैं। और एक जो तीसरा होता है वो साउथ बिहार का यानी कि दक्षिण बिहार का क्षेत्र होता है, जिसमें 17 जिले आते हैं। इसमें बाकी जो उससे रेस्ट जो जिले बच गए, विशेषकर ये जो गंगा नदी का है, इस गंगा नदी के नीचे जितने भी जिले हैं, चाहे वो गया, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो रोहतास, जमुई, गया से लेकर के भागलपुर तक जितने भी जिले हैं इसमें आते हैं। यानी कि इसमें 13 जिले, फिर यहाँ पे 8 जिले, 17 जिले, कुल मिलाकर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 13, 17, 30 और 8, 38 जिले हो गया।
अब हम देखते हैं कि जो सीमांत कृषक है कि बिहार में 83% हैं जो सीमांत कृषक हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सीमांत कृषक वो होते हैं जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है, यानी कि अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो वे सीमांत कृषक कहलाते हैं। और बिहार में 83% सीमांत कृषक हैं। और यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिहार में सीमांत कृषक हैं, जोत का आकार कम है, जोत का आकार छोटा है। अब आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा, जैसे कि हमने देखा कि बिहार में कृषि के जो समस्या है, उन समस्याओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राकृतिक आपदा। वैसे प्राकृतिक आपदा में बाढ़ है, सूखा है, ओलावृष्टि है और भूकंप भी हैं, अन्य भी है। लेकिन हम ये महत्वपूर्ण ये 3 जो हैं जिनका प्रभाव कृषि पर पड़ता है, भूकंप का प्रभाव कृषि पर बहुत ही कम मात्रा में है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बाढ़ और सूखा से, क्योंकि बाढ़ और सूखा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना बनी रहती है। तो आइए हम देखते हैं बाढ़। जैसे कि बाढ़ की बात करेंगे तो हम उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में विशेष करके बाढ़ आती है। ये जो है, अगर हम देखें कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार, जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है, तो पूरे भारत के जितने भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं उनमें बिहार का 17.2% यानी कि 17.2% क्षेत्र है जिसमें पूरे बिहार का है, पूरे भारत में। उसके बाद हम देखेंगे कि जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, इधर बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखा। तो इस बाढ़ के पीछे क्या कारण, अगर हम कारण की चर्चा करें तो फ्रेंड्स, अगर हम कारण की चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कारण है कि इन क्षेत्रों में जो अधिकतर नदियां है, जैसे देखें तो इधर सरयू है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी, ऐसी इधर बहुत सारी नदियां हैं। दक्षिण बिहार से अधिक नदियां हैं उत्तर बिहार में, एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण ये है कि ये जो नदियाँ है, चूँकि ये उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय है, नेपाल है, और इसके तराई क्षेत्र में बसे होने के कारण इधर से नदियों से जो जल का प्रवाह बहुत ही तेज़ गति से आती है। और जब नदियाँ अधिक तेज़ गति से आती है तो अपने साथ बहुत भारी मात्रा में वह सिल्ट लेकर के आगे बढ़ती है, और वो जाकर के जब वो समतल यानी कि नीचे आकर के इन क्षेत्रों में जब मैदानी भाग में पहुंचती है तो अपने साथ जो भी बहा करके लाए हैं, जो सिल्ट होती है, जिसे हम गाद कहते हैं, वो नदी के तल में जम जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो यही कारण है कि उसका जो पानी का जब नदी के जब जो नीचे में जब गाद पूरे जम जाते हैं, सिल्ट जम जाते हैं, तो उसका जो पानी का जो बहाव है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, वहीं बाढ़ का एक प्रमुख कारण बनता है। जैसा कि एक इधर कोसी नदी है, जिसके बारे में जानते हैं कि बिहार को कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस कोसी नदी इधर का क्षेत्र हमेशा बाढ़ प्रभावित रहता है। इधर देखें तो जो भी इधर सुपौल के आसपास का जो क्षेत्र है वो बाढ़ के लिए हमेशा जाना जाता है। विशेष करके अगर देखें तो ये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार पूरे बिहार के हैं, इसमें 28 जिले को बाढ़ प्रभावित माना गया है। इधर के भी कुछ क्षेत्र हैं, जो गंगा नदी में अगर ज़्यादा जैसे कि पानी आ जाती है, चाहे वो मानसून के समय, बरसात के समय हो या अन्य किसी कारण से, तो इधर के आसपास में बाढ़ आते हैं, यानी कि इसमें 28 जिले बाढ़ ग्रसित माने जाते हैं। उत्तर ये हो गया कारण। और देखिए पूरे जो बिहार के जो 94 लाख हेक्टेयर हैं उनमें 69 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं, यानी कि बिहार का अधिकांश भाग क्या है वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि कुल बिहार के 73% क्षेत्र में बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। अब हम बात करेंगे कि दक्षिण बिहार की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम जान लें कि इससे नुकसान क्या है। तो देखिए नुकसान के ये भी कारण है कि इन क्षेत्रों में अधिकतर नदियां है, और ये नदियां चूँकि हिमालय से उतर कर के नीचे आती है, बहुत ही तेज़ गति से आती है, अपने साथ अधिक से अधिक सिल्ट लेकर के आती है, जिस कारण नदियों में गाद जमे हो जाते हैं और बाढ़ के कारण बनते हैं। इससे साथ क्या होती है तो कृषि पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, फसलें नष्ट हो जाती है, पूरे खेतों में पानी भरे रहते हैं, फसल की बुआई समय पे नहीं हो पाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फसल लगे हुए हैं, बाढ़ आ गई तो बहुत से फसल बर्बाद हो जाते हैं। उसके साथ ही न सिर्फ कृषि बल्कि चारा जो मवेशी के लिए, जो जानवरों के लिए होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, मवेशियों को भी नुकसान होता है, जान माल की क्षति भी होती है। तो इस प्रकार से किसानों के, एक तो बिहार में किसानों को कृषि की उत्पादकता कम है, दूसरे में जो बाढ़ के कारण होती है तो उन्हें और बहुत बड़ी नुकसान होती है। अब दक्षिण बिहार की बात करें सूखा की, तो दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है ये सूखा के लिए जाना जाता है, क्योंकि इधर जो नदियाँ है, इधर की नदियाँ जो है सो कि ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र से इधर झारखंड की तरफ से निकलती है। तो इधर एक तो बहुत ही कम नदी है, जैसे कि इधर सोन नदी है, फिर उसके बाद अजय नदी है, पुनपुन है,
फतुहा है, इन नदियों में पानी का बहाव बहुत कम होता है, क्योंकि ये नदियाँ हिमालय क्षेत्र से नहीं है, उस प्रकार की नदियाँ नहीं है। इन दोनों के बीच बहुत अंतर होते हैं। यही कारण है कि इन नदियों में जल का बहाव कम होता है और इधर के क्षेत्रों में पूरे पानी की सिंचाई नहीं हो पाती है। और जो वर्षा का क्षेत्र है, जो अधिकांश वर्षा उत्तर बिहार के क्षेत्रों में होती है, विशेष करके इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। जैसे अगर हम किशनगंज देखें तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इधर ये भी कारण है कि एक तो इधर नदियाँ कम है, दूसरी नदियाँ है तो उसमें जल का स्तर कम है, तीसरी बात है कि इधर वर्षा का प्रभाव कम है, इधर अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। चौथा कारण ये भी है कि इन क्षेत्रों में जो है सो कि जो भौम जल स्तर है वो काफ़ी नीचे है, जिस कारण इधर ट्यूबवेल का भी विकास नहीं हो पाया है, नहरों का भी विकास नहीं हो पाया, क्योंकि नहर का विकास वहीं पर अधिक हो पाएगा जहाँ पे नदियाँ है। तो ये भी कारण है जिस कारण। और एक ओलावृष्टि है, तो ओलावृष्टि है प्राकृतिक आपदा है, कभी कभी फसल लगे होते हैं और आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि आ जाती है तो फसल नुकसान हो जाते हैं, खेतों में लगे फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा भी एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है बिहार की कृषि के लिए। तो हमने देखा कि परिचय के बारे में हम लोग देख लिए, हम लोग इसमें देख लिए सिंचाई के साधन के बारे में देख लिए, फिर उसके बाद फसल के मुख्य फसल के बारे में देख लिए, और ये बिहार की मैप के साथ हम लोग समझ लिया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर ही अच्छा लगा होगा, काफ़ी लाभदायक है, चाहे वो आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या जिन्हें 64वीं बीपीएससी में साक्षात्कार देने के लिए आप देख रहे हैं। और हम इसका जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि इसके लिए क्या सरकारी प्रयास किए गए हैं, क्या इसके लिए सरकार कार्य कर रही है, क्या पॉलिसी चलाई जा रही है, और उसमें सुझाव बाकी अन्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।